नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाए। आज हमारे चैनल पर पूछे गए प्रमुख प्रश्नों को हमने संकलित किया है और उसके लिए हम आपके लिए समुचित उत्तर लेकर आए हैं। दोस्तों, सवाल आपके जब आप हमारे चैनल पर कमेंट करते हैं, प्रश्न पूछते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हम कोशिश करते हैं कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। और अगर हम अपने उत्तर वीडियो के माध्यम से देते हैं तो आप तो लाभान्वित होते ही हैं, साथ में दूसरे लोग भी इन प्रश्नों को पढ़ करके लाभान्वित होते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज क्या प्रश्न पूछे गए हैं। आज मैंने 7 प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया है जिसका उत्तर देना हमारे लिए सही लगा। पहला प्रश्न है, क्या असाधारण अवकाश लेने पर सर्विस ब्रेक हो जाती है? असाधारण अवकाश यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जो कि मानव संपदा पर मौजूद है और आप इसे ले सकते हैं और इस लीव को आप 5 वर्ष के लिए ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक साथ आप 5 वर्ष के लिए नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये लीव भी एक प्रकार से अर्जित अवकाश की तरह ही है जो आपको काम के बदले मिलती है। अगर आप 30 दिन का काम करते हैं तो 2.5 दिन का आपको ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आप गेन करते हैं। तो आप सोचिए कि एक साथ हम 5 साल का अवकाश ले लें तो आप एक साथ नहीं ले पाएंगे। जैसे जैसे आप अवकाश को अर्जित करते जाएंगे, आपके खाते में अवकाश संग्रहित होता जाएगा और आप पूरे सर्विस के दौरान लगभग 5 साल का अवकाश आप ले सकते हैं। ये ऐसा इसका नियम है। अभी हम प्रश्न का जवाब बाद में देंगे। अगला प्रश्न है, 21 अप्रैल से 19 मई तक सीसीएल पर थी, 20 को रविवार था, क्या 16 जून को ज्वाइन करने पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडाइस डीसीएफ को सर्टिफाई करने का विकल्प नहीं आ रहा है, कैसे करें? प्रश्न नंबर 4 है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, मैंने 2 जनवरी 2006 को ज्वाइन किया, तो 1 जुलाई 2006 को इंक्रीमेंट क्यों नहीं लगा? अगला प्रश्न है, सर मार्च 2022 में मेरे 5 वर्ष पूरे हुए हैं, तो मेरे लिए क्या उचित रहेगा? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीएल कितने दिन के बाद अप्रूव हो जाती है? अगला प्रश्न है, मेरा मेडिकल लीव का बकाया एरियर नहीं आया, प्रमोशन में कोई दिक्कत होगी क्या? तो दोस्तों, ये 7 प्रश्न हैं और बड़ी अच्छी बात है कि आज हमें इन 7 प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कुछ सर्च नहीं करना पड़ा, इसलिए हम बड़े आसानी से आपको इसका उत्तर देते जाएंगे और इसके बारे में आपको बताते जाएंगे। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं, क्या असाधारण अवकाश लेने पर सर्विस ब्रेक हो जाती है? तो दोस्तों, ऐसा कोई नियम नहीं है। हमने बहुत सर्च करने की कोशिश किया, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेने के बाद आपकी सर्विस ब्रेक हो जाती है। बस आपको यह जान लीजिए कि अगर आप स्थायी सरकारी सेवक हैं तो आपको मैक्सिमम 5 वर्ष की 5 वर्ष की आपको असाधारण अवकाश मिल सकता है, बशर्ते यह एक साथ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपने अर्जित ही नहीं किया है 5 वर्ष का, तो मिलेगा कैसे? इसका नियम क्या है कि 30 दिन काम के बदले आपको 2.5 दिन का अवकाश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिलती है। तो इसके हिसाब से आपने कितने महीने काम किया है, उतने महीनों को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने दिनों का असाधारण अवकाश मैक्सिमम ले सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। 21 अप्रैल से 19 मई तक सीसीएल पर थी, 20 को रविवार था, तो क्या 16 जून को ज्वाइन करने पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 21 अप्रैल से 19 मई तक आप सीसीएल पर थी, तो 20 मई से तो सार्वजनिक अवकाश हो गया, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे जो सा डे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। 19 मई को आप अवकाश पर थी, उसके बाद ग्रीष्म अवकाश हो गया, 16 जून को विद्यालय खुल रहे हैं, तो किसी सार्वजनिक अवकाश के पहले आप नहीं थी, तो आपको बाद में उपस्थित होना बहुत जरूरी है। अर्थात आपको 16 जून को एट एनी रेट आपको ज्वाइन करना ही होगा। अगर आप नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपके सीसीएल में ये जो 27 दिन का अवकाश है यह भी जुड़ जाएगा। तो 16 जून को आप आराम से ज्वाइनिंग कीजिए और 16 जून को ज्वाइनिंग करने के लिए आप क्या लिखेंगे? सफिक्स में लिखेंगे आप 27, क्योंकि
अगर छुट्टी ना हुई होती तो आपको 20 मई को ज्वाइन करना चाहिए था। अब 20 मई को चूंकि छुट्टी हो गई, आप ज्वाइन नहीं कर पाए, तो वो लीव जाएगी सफिक्स में। आप 16 जून को ज्वाइन कीजिए और सफिक्स में भरिएगा जो है आप 27, क्योंकि 27 दिन का ग्रीष्म अवकाश है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूडाइस डीसीएफ को सर्टिफाई करने का विकल्प नहीं आ रहा है, कैसे करें? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपका काम है यूडाइस डीसीएफ को भरना, भरने के बाद उसको वेरीफाई करना। वेरीफाई करने के लिए आप भरने के बाद जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपना पूरा फॉर्म जो आपने भरा है, और एक बार एक एक पॉइंट को ठीक से मिला लीजिएगा। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं अगर आपको लगता है कि आपने गलती कर दिया है, तो फिर से आप उस पॉइंट पर जा कर के उसको आप अभी सुधार सकते हैं। जब तक आप सर्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं तब तक आप अपने डेटा में सुधार कर सकते हैं। तो पहले यूडाइस डीसीएफ को अच्छी तरीके से भर दीजिए। भरने के बाद भरा हुआ फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डाउनलोड का विकल्प आता है। भरने के बाद जब सारे जो है सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो डाउनलोड का विकल्प आता है। डाउनलोड करने के बाद आप उसे चाहे तो आप प्रिंट करा लीजिए, या मोबाइल पर ही, या कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, जहाँ भी कर रहे हैं आप एक एक पॉइंट को चेक कर लीजिए। अगर आपने कहीं पर कुछ गलती कर दी है, अर्थात आपका आंकड़ा कहीं गलत हो गया है, तो उस पॉइंट पर पुनः जाकर के आप उसे फिर से सुधार करके सेव कर सकते हैं। तो जो सर्टिफाइड का विकल्प है वो अभी ऊपर से ही नहीं आया है। पहले सारे डीसीएफ भर जाएंगे। सारे डीसीएफ भर जाने के बाद फिर सर्टिफाई करने का विकल्प आता है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, और आपको बताया जाएगा कि सर्टिफाई करने का विकल्प खुल गया है, इसलिए सभी प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय का यूडाइस सर्टिफाई कर दें। तो अभी आप सर्टिफाई करने की जल्दी मत कीजिए और उसके लिए परेशान मत होइए। अभी आप अपना डाटा सही ढंग से फीड कीजिए, भरिए। भरने के बाद आप उसे प्रिंट आउट लेकर के वेरीफाई कर लीजिए कि आपने सही सही भरा है। अगर कहीं आपने गलत भरा है तो आप उसे सुधार दीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था। मैंने 2 जनवरी 2006 को ज्वाइन किया, तो 1 जुलाई 2006 को इंक्रीमेंट क्यों नहीं लगा? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था। उस समय आप सर्विस में नहीं थे, इसलिए आपकी सर्विस के पहले कौन सा दिन था, छुट्टी थी, खुला था, बंद था, इससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आप अपने पद पर ज्वाइन कर लेते हैं और सर्विस में उसी दिन से आपकी एंट्री हो जाती है, उसके बाद फिर देखा जाता है कि अवकाश है कि क्या है, खुला है कि बंद है। तो 1 जनवरी 2006 को रविवार था, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने 2 जनवरी 2006 को ज्वाइन किया, ठीक है। अब 1 जुलाई 2006 को आपका इंक्रीमेंट इसलिए नहीं लगा क्योंकि 1 जुलाई को आपको सर्विस ज्वाइन किए 6 महीने पूरे नहीं हुए, बल्कि 6 महीने में 1 दिन कम था। अब आपका जो है इंक्रीमेंट लगेगा 1 जनवरी 2007 को, और निश्चित रूप से आपका लगा होगा। तो शर्त इसकी यही है कि हमारी ज्वाइनिंग तिथि जब हम ज्वाइन करते हैं और हमारी 6 महीने की सर्विस कंप्लीट हो जाती है या 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है, तो आने वाली 1 जुलाई या आने वाली 1 जनवरी को हमारा इंक्रीमेंट लगता है। तो यहाँ पर आपका 6 महीने पूरे नहीं हुए थे, इसीलिए आपको 1 जुलाई 2006 को इंक्रीमेंट नहीं लगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। सर, मार्च 2022 में मेरे 5 वर्ष पूरे हुए, तो मेरे लिए क्या उचित होगा? मैं समझ पा रहा हूँ ये प्रश्न पूछा गया है मेरे उस वीडियो पर जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रमोशन कब ज़्यादा लाभकारी होगा, चयन वेतनमान के बाद या चयन वेतनमान के पहले। तो बहुत सारे लोगों ने यह समझ लिया कि मैं कह रहा हूँ कि आप जो है प्रमोशन मत लीजिए, पहले चयन वेतनमान लगने दीजिए, उसके बाद प्रमोशन लीजिए। दोस्तों मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरी उस वीडियो का मकसद ये था दोनों में कंपैरिजन करके आपको दिखाना कि ज़्यादा अच्छा होगा कि पहले आपका चयन वेतनमान लग जाए, उसके बाद आपका प्रमोशन हो, तो उससे आपको जो है 1 इंक्रीमेंट का और फ़ायदा होगा। लेकिन चयन वेतनमान के पहले अगर आपका प्रमोशन हो गया तो आपको 1 इंक्रीमेंट का नुकसान होगा। मैंने ये कतई नहीं कहा कि आप अपना प्रमोशन क्विट कीजिए
या प्रमोशन आप अपना त्याग दीजिए। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किया कि अगर हम प्रमोशन नहीं लेंगे तो चयन वेतनमान महीन नहीं लगेगा। तो मैंने कब मना किया कि आप प्रमोशन मत लीजिए, आप प्रमोशन लीजिए। वो तो मेरा सिर्फ एक कंपैरिजन था कि अच्छा हो कि प्रमोशन तब हो जब आपका चयन वेतनमान लग जाए, उसके बाद हो तो आपको एक इंक्रीमेंट का फायदा मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न उसी से रिलेटेड है कि सर मार्च 2022 में मेरे 5 वर्ष पूरे हुए हैं तो मेरे लिए क्या उचित रहेगा। आपके लिए सीधा सा उचित ये है कि अगर प्रमोशन होता है तो आप प्रमोशन ले लीजिए, क्योंकि आपको प्रमोशन क्विट नहीं करना है। बड़ी मुश्किल से ही प्रमोशन होते हैं, बहुत दिनों के बाद प्रमोशन की संभावनाएं बन रही हैं। अगर प्रमोशन हो जाता है तो आप जरूर प्रमोशन लीजिए। मेरी यही आपके लिए एक उचित राय है, उचित सलाह है। अगला प्रश्न है सीसीएल कितने दिन बाद अप्रूव हो जाती है। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न ऐसा है कि जिसका जवाब दे पाना किसी के बस में नहीं है, क्योंकि नियम होता है और नियम का पालन करने वाला जब नियम को पालन ना करे तो फिर हम आप क्या कर सकते हैं। सीसीएल कितने दिन पहले अप्लाई की जानी चाहिए इसका नियम तो है, और सीसीएल हो चाहे किसी भी प्रकार का अवकाश हो कितने दिनों के अंदर अप्रूव हो जाना चाहिए इसका भी नियम है। 3 दिन का टाइम दिया है। आपको याद होगा कि हमारे जो महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी थे, उन्होंने सारे नियम को, बेसिक के सारे नियम को बिल्कुल क्लियरली जारी किया था और उनके जाते ही फिर गोलमाल होना शुरू हो गया। 3 दिन के अंदर उन्होंने आदेश किया था कि 3 दिन के अंदर किसी प्रकार का जो लीव है वो अप्रूव हो जाना चाहिए, अगर अप्रूव नहीं हो रहा है तो रिजेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन पालन कौन करता है। मेडिकल लीव 10 दिन पड़ी रहती है, अप्रूव नहीं होती है। 10 दिन के बाद रिजेक्ट करके एम्प्लॉय को, अध्यापकों को परेशान किया जाता है। इसी तरह सीसीएल के बारे में है, महीनों तक सीसीएल जो है अप्रूव नहीं किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है नियम की बात मत कीजिए, नियम कुछ और होता है और प्रैक्टिकल कुछ और होता है। तो कितने दिन बाद अप्रूव हो जाती है ये आपके ज़िले की बात है, ये आपके जो है रिपोर्टिंग ऑफिसर की बात है कि वो कितना एक्टिव हैं और कितना जल्दी निर्णय लेते हैं और आपका सीसीएल अप्रूव कर देते हैं। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं तो सिर्फ नियम की बात करूँगा कि नियम ये है कि 3 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। और नियम यह भी है कि अगर आप सीसीएल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 1 महीने पहले आप अप्लाई कर दें। अगला प्रश्न है मेरा मेडिकल लीव का बकाया एरियर नहीं आया, प्रमोशन में कोई दिक्कत होगी क्या। दोस्तों मेडिकल लीव का बकाया एरियर नहीं आया, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब से मानव संपदा पोर्टल आया है और विजय किरण आनंद जी ने आदेश जारी किया है, अब किसी का वेतन रुकता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप मेडिकल लीव पर हैं, सीसीएल पर हैं, चाहे जिस प्रकार के आप पर लीव पर हैं, आपका वेतन कहाँ रुकता है। वेतन तो लगातार मिलता है, हर महीने पावना भरा जाता है और पावना में सबको प्रेजेंट दिखाया जाता है। अगर आप एथेंटिक लीव पर हैं, अगर मेडिकल लीव आपका एथेंटिक नहीं है, किसी कारण बस किसी जो है आपकी छुट्टी को या किसी आपकी अनुपस्थिति को मेडिकल लीव में कन्वर्ट किया गया है और उसका एरियर अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रमोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आपका मामला सेटल हो चुका है। आपके जो छुट्टी है उसको मेडिकल लीव में कन्वर्ट की जा चुकी है। आप आराम से रहिए, आज नहीं कल आपका एरियर प्राप्त ही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के ये सवाल थे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सवाल करते रहिए और दोस्तों मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमारी वीडियोस, हमारे सवालों के जवाब आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और अपनी मन की शंकाओं को दूर कीजिए। दोस्तों आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब ढूंढने की मैं पूरी कोशिश करता हूं, और जब मुझे कोई एथेंटिक जवाब मिलता है तभी मैं उसका उत्तर देता हूं। मैं आपको किसी भी गलतफहमी में नहीं डालना चाहता हूं, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप अगर जवाब से संतुष्ट हो रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हाँ आपके जवाब हमें संतुष्ट
कर रहे हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं तब भी आप हमें बताइए, ताकि हम आपको और बेहतर तरीके से जो है प्रश्नों का जवाब लेकर के आएँ और आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर के, कुछ नए प्रश्न का उत्तर लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।